right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मुग़ल वंश के पार्ट 3 के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे आज का जो हमारा शासक है वो है अकबर। ठीक है, तो अकबर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इसमें। अकबर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पहले पार्ट में हम उसकी सैन्य और उसकी जो शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे उसके धार्मिक और सामाजिक कार्यों के बारे में। ठीक है, और यहीं पर हम बात करेंगे उसके दरबार में रहने वाले 9 रत्नों के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अकबर की हम यहाँ पर बात करें, आपको पता है कि 1556 में हुमायूं की अकस्मात मृत्यु हो गई। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय अकबर जो था, ठीक है, तो अकबर उस समय दिल्ली में नहीं था। यह उस समय पश्चिम में, ठीक है, तो पश्चिम में था, सिंध क्षेत्र में। तो वहाँ पर यह जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर था। तो 1556 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन पूछे जाते हैं कई बार। जन्म होता है अकबर का 15 अक्टूबर सन 1542 को अमरकोट में। मैंने आपको बताया था उस समय अमरकोट के राजा तो राणा बीरसाल था, उसके वहाँ पर जो महल है वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था। इसके जो शिक्षक थे वो तो पीर मोहम्मद और बैरम खां। ठीक है, पिता आपको पता है हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम। जब यह 9 वर्ष का था मात्र, तब क्योंकि 9 वर्ष का जो मात्र था ये 1551 में, तो उस समय इसको पहली बार गजनी के राज्यपाल का पद सौंपा गया था। क्योंकि जो इसके जो शिक्षक से पीर मोहम्मद तथा बैरम खां, इनको नियुक्त तो किया गया था, लेकिन इसको पढ़ने से ज़्यादा घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाने आदि में बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो रुचि भी उसी में थी, इसलिए उसकी रुचि को देखते हुए हुमायूं ने उसको क्या किया, शुरुआत से ही राजकाज में लगा दिया और 9 वर्ष की आयु में उसको गजनी का राज्यपाल बना दिया। ठीक है, और जब 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था तो उस समय भी अकबर ने हुमायूं का साथ दिया था। ठीक है, किसका साथ दिया था? हुमायूं का साथ दिया था। तो उस समय इस युद्ध में उसने काफ़ी अच्छे से अपने को प्रूव किया और यह युद्ध हुमायूं जीत भी गया था। ठीक है, और उसने सरहिंद का विजय का श्रेय अकबर को ही दिया था। तो 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी में गुरदासपुर यानी कि पंजाब का कालानौर नामक जो किला है वहाँ पर इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, गुरदासपुर में 14 फरवरी 1556 को, क्योंकि जब इसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो पिताजी की मृत्यु होने पर इसको यह खबर बाद में मिली थी। तो उस समय क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, दयनीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबर तक तो ठीक था, लेकिन जो हुमायूं था उसकी स्थिति एक भगोड़े के रूप में थी। वो भाग गया था, फिर उसके बाद वापस आया। तो उस समय नया नया वो यहाँ पर भारत में दोबारा उसने अपने राज्य की स्थापना करी। तो उस समय कंडीशन ये थी कि अगर पता लग जाता हुमायूं की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर जो सिकंदर सूरा मोहम्मद आदिल शाह थे अफगान, अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे, तो वो अभी भी फिराक में थे, कैसे भी युद्ध करके अफगान सत्ता को दोबारा वो दिल्ली की सल्तनत में लाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 17 दिनों तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। मुल्ला बेकिसी नामक एक व्यक्ति था जो हूबहू दिखता था, हम शक्ल उसको कहते थे। तो उस तरह से उसको छत से दर्शन दिलाए गए जनता को, ताकि यह पता ना लगे कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो जब उस हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला अकबर को, तो उसने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर में अपना राज्याभिषेक करा लिया। ठीक है, उस समय बैरम खां अकबर का संरक्षक था और बैरम खां ने ही उसका राज्याभिषेक किया। ठीक है, तो बैरम खां एक संरक्षक के रूप में रहा। ठीक है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बैरम खां को खाना की उपाधि दी और उसको अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था अकबर ने। ठीक है, तो शुरुआत में आरंभिक घटनाएं जैसे सभी के साथ होती है इसके साथ भी थी। ठीक है, आरंभिक घटनाएं क्या थी, क्योंकि जो सिकंदर सूरा मोहम्मद आदिल शाह जो थे वह अफगान शासक, वह दिल्ली पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, और आदिल शाह का सेनापति हेमू था जो बहुत शक्तिशाली हो चुका था उस समय। इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी इनकी। तो शुरुआत में काफ़ी इसकी जो कठिनाइयाँ सभी के शासकों के साथ रही, इसके साथ भी रही। तो जो बैरम खां था
तो उसकी अध्यक्षता में ये 1556 से 1560 के बीच में रहा। 1556 जब से गद्दी बैठा और 60 तक ये बैरम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, तो इसी बीच युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। तो 1560 यहाँ पर बैरम खां जो था ये हुमायूं का बहुत खास था और यहाँ पर हुमायूं उसे खान बाबा कहा करता था बैरम खान को। ठीक है, तो खान बाबा की उपाधि भी है, खान बाबा भी उसको बैरम खां को हुमायूं ने कहा था। ठीक है, बाद में अकबर की चचेरी बहन के साथ उसने शादी भी कर ली और इस प्रकार से वो राजवंश के पारिवारिक संबंध में भी आ गया, पारिवारिक संबंध स्थापित कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करी और जब वो अकबर का संरक्षक था तो उसमें बहुत ताकतवर हो गया था। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध हुआ। अब यहाँ पर जो हेमू था, ठीक है, जो आदिल शाह का सेनापति था, वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए एक सेना लेकर चल पड़ा। ठीक है, आगरा पर उसने अधिकार किया। आगरा से अधिकार करने के बाद उसने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली का जो मुगल सूबेदार था वो भाग गया और दिल्ली पर अधिकार करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मध्यकाल भारत में वह एकमात्र हिंदू शासक था, हेमू। ठीक है, वह एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला, दिल्ली सिंहासन पर अधिकार करने वाला सल्तनतकालीन एकमात्र हिंदू राजा। ये तो आप देख रहे हो, जब से गुलाम वंश शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का कोई भी हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था, लेकिन हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चाहे वो बहुत ही कम समय के लिए बैठा, बहुत ही क्षण भर के लिए बैठा, लेकिन वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कहा जा सकता है उसको। ठीक है, तो दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया। दिल्ली पर बैठने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी। इसके बाद जैसे ही पता लगा अकबर और जो बैरम खां था उसको पता लगा कि दिल्ली पर अधिकार हो चुका है, तो इस प्रकार से जो उनके खेमे में बहुत टेंशन हो गई। खेमे में टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि उस समय जो मैंने आपको बताया अकबर और इनकी क्या थी, स्थिति सही नहीं थी। तो 1556 में वह युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध इसको कहते हैं हम 5 नवंबर सन 1556 को हुआ अकबर और हेमू के बीच। हेमू को दुर्भाग्यवश उसके आंख में तीर लग गया और वो अपने ओहदे में गिर गया। हाथी का जो ओहदा उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है, अपनी हाथी का जो हौदा होता है, हौदा उसमें गिर गया और उससे घायल होकर मैदान से उसको साइड कर दिया गया। यानी कि जैसे ही उसको ले जा रहे थे तो उसको पकड़ लिया गया और बैरम खान ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो इस प्रकार से हेमू की मृत्यु हो गई। तो पानीपत के युद्ध का विजय का जो श्रेय होता है बैरम खान को दिया जाता है, क्योंकि सब लोग ने नसीहत दे दी थी अकबर को कि आप दोबारा जाके काबुल में भाग जाओ, अब दिल्ली में तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि जो हेमू है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हेमू जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब किस्मत का जो था वो उसके साथ नहीं थी किस्मत, तो इसलिए देवी संयोग से जीता था अकबर। अगर किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि हेमू बहुत ही ज़्यादा पराक्रम से लड़ रहा था, उसकी आंख में तीर नहीं लगती, तो शायद अकबर दोबारा गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। तो हेमू जो था उसका नाम हेमचंद्र था मेन नाम, और मूल नाम हेमचंद्र था और वह रेवाड़ी का निवासी था। आरंभिक दिनों में वह नमक बेचा करता था। सुल्तान इस्लाम शाह के काल में उसने बाजार अधीक्षक के रूप में अपना जो बाजार अधीक्षक था उसके रूप में उसने अपना मतलब कैरियर शुरू किया। और आदिल शाह ने उसने वजीर और सेनापति नियुक्त किया। आदिल शाह के लिए उसने 24 युद्ध में से 22 युद्ध जीते। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितना पराक्रमी था। 24 युद्ध किए जिसमें से 22 वो जीता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था, यानी कि अंतिम शासक था। पूरे भारत में 14 विक्रमादित्य हुए। ठीक है, उत्तर भारत की बात में 14 विक्रमादित्य हुए और 14वां शासक जो है अंतिम विक्रमादित्य के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आने ही आने हैं। तो 14वां शासक था अंतिम, जिसने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पहला विक्रमादित्य की उपाधि जब धारण की थी 57 BC में, आपको पता है जब विक्रम संवत चलाया गया था विक्रमादित्य द्वारा, उस समय वो MP के राजा थे, तो उनके बाद वह एक उपाधि बन गई। उनका नाम विक्रमादित्य था, जिसमें हम बेताल 25 वगैरह कहानियाँ सुनते हैं, है ना। तो इसके अलावा सिंहासन 32 हम सुनते हैं। सब विक्रमादित्य जो हैं, जो जिनके नाम से आगे उपाधि बनी, तो वही आपका 57 BC में इसका शुरू हो गया था। ठीक है, तो तब से लेके बाद में जैसे समुद्रगुप्त विक्रमादित्य हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हम कहते हैं। तो इस प्रकार से विक्रमादित्य के 14 विक्रमादित्य हुए टोटल भारत में, और 14वां जो अंतिम था वो हेमू था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हेमू को समाप्त करने के बाद ये एक बार कंफर्म हो गया कि अब दिल्ली में जो है वो मुगलों के आधिपत्य जो रहेगा, और दोबारा दिल्ली जो है वो मुगलों के अधीन आ गई। आगरा भी मुगलों के
अधीन में आ गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सूर वंश का अंत कर दिया। से जो आदिल शाह को पराजित कर हो गया, सिकंदर सूर जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर सूर ने, और इस प्रकार से बाद में उसको क्षमा कर दिया गया। और पंजाब, अजमेर, ग्वालियर, जौनपुर जितने भी जो साम्राज्य थे सूरवंश के, उस सारे के सारे मुगल वंश में मिला लिए गए। इस प्रकार सूरवंश का भी अंत अकबर के समय में पूर्ण रूप से हो गया। ठीक है, अब बैरम खां जो था वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। बैरम खां के उसमें कुछ प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रोधी और क्रूर संकालु भी था। ठीक है, बैरम खां नियुक्तियों पदोन्नतियों में अपने आदमी को ज़्यादा लगाता था, औरों को नहीं लगाता था। इसके अलावा उसको सुन्नी और सिया जो मतभेद था ये भी उसके प्रॉब्लम थी। ठीक है, बैरम खां सिया मत का था, दरबार में अधिकांश सुन्नी मत के थे, तो आपस में मतभेद था। अकबर की महत्वाकांक्षा ये थी कि अकबर जो चाहता था वो खुद वयस्क हो चुका था, वो चाहता था कि अब मैं किसी के नीचे कार्य ना करूं, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूं, ये भी वो चाहता था। तो बैरम खां के विरुद्ध जो था वो एक जो यहाँ पर एक समूह था जिसको हम पर्दा शासन या कहते हैं। ठीक है, तो अतला खैल कहा जाता है उसको। तो वहाँ पर जो हमीदा बानो बेगम और माहमा अमगा जो लोग थे, ये लोग सब बैरम खां से छुटकारा पाना चाहते थे। तो बैरम खां के प्रति एक षड्यंत्र इन लोगों ने किया जिसमें सफल भी रहे। तो बैरम खां ने 1560 ईस्वी में बैरम खां और अकबर के बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है अकबर की सेना के बीच में, इसमें बैरम खां हार जाता है। तो बैरम खां ने क्या किया, उसके पांव पकड़ लिए हारने के बाद अकबर ने उसके पूर्ण उसको शाही दरबार में सम्मान सूचक वस्त्र भेंट किए, उसको अपने दाहिनी ओर बैठाया। ठीक है, अभी भी उसके साथ उसने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। उसको 3 ऑप्शन रखे, कहा कि कालपी और चंदेरी जिलों की सूबेदारी रख लो, या शाही दरबार में शहंशाह का विश्वास सलाहकार रख लो, या उसने कहा तीसरा ऑप्शन रखा था कि मक्का के लिए प्रस्थान कर लो। तो उसने तीसरा ऑप्शन अपनाया, उसने कहा कि मैं अब मक्का जाना चाहता हूँ, बैरम खान ने कहा। और बैरम खान ने कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूँ, वहीं अपना सही जीवन गुजारना चाहता हूँ। तो लेकिन गुजरात जैसे ही वो गया, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजरात से गुजर रहा था, तो पाटन नामक स्थान पर एक अफगान व्यक्ति था। ठीक है, अफगानी युवक था जिसकी हत्या उसने, उसके पिता की हत्या बैरम खां ने की होगी, तो उसने बदला ले लिया और एक अफगानी युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी पाटन नामक स्थान पर। तो 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, बैरम खां की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी जो थी, ठीक है, जो पत्नी थी उसके साथ अकबर ने शादी कर ली। ये इसलिए करी शादी ताकि उसकी जो पत्नी है और उसके बच्चे हैं वो अनाथ की तरह ना जिए। ठीक है, एक अच्छा उनको रेपुटेशन मिले, क्योंकि बैरम खां ने ही अकबर को यहाँ तक पहुँचाया था, तो अकबर उनके प्रति कृतज्ञ था। तो इसलिए बैरम खां के पत्नी सलीमा बेगम के साथ विवाह किया अकबर ने, और उसके बेटे जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, उसको भी खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, तो खाने खाना उसके पिताजी की उपाधि थी। तो रहीम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नवरत्न पढ़ेंगे इनके बारे में, अब इनको छोड़ देते हैं। तो अकबर ने 1560 से 1564 तक पर्दा शासन के अधीन था। पर्दा शासन यानी कि जिसको पेटीकोट शासन भी कहते हैं, इसमें महिलाओं को हरम दल भी इसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हरम दल जो था उसमें हमीदा बानो बेगम, महमगा, आदम खान, ये सब आपस में थे। इन लोगों का एक थोड़ा बहुत था उसके ऊपर प्रभाव, लेकिन ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आदम खां की तो मृत्यु हो गई थी। आदम खां जो था उसको तो मार दिया गया। आदम खां क्योंकि अपने आप को शहंशाह के रूप में देखना पसंद करता था, तो इसलिए आदम खां को मार दिया गया। आदम खां को छत से, उसके हाथ पांव बांध के छत से नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु के बाद महाम अमगा की भी मृत्यु हो गई। तो यानी कि लगभग 40 दिन बाद महाम अमगा जो आदम खां की मम्मी थी उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो स्त्री शासन था, या जो हम इसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्त्री पर्दा शासन जिसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हरम दल, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और वो किसी के दबाव में अब नहीं रहना चाहता था। ठीक है, तो दो प्रधानमंत्री रखने की, नियुक्ति करने की पद्धति स्थापित इसलिए की क्योंकि इसने देखा कि जो प्रधानमंत्री था बैरम खां, उसने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया था। इसलिए इसने क्या करा कि दोनों प्रधानमंत्री रख दिए ताकि दोनों में बराबर शक्ति बढ़ जाए, एक जो है वो अपने आप को निरंकुश ना समझे। ठीक है, इसके बाद आदम खां की मृत्यु 1562 में हुई। अकबर का प्रथम आक्रमण। अब बात करते हैं कि इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया। तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने धीरे धीरे क्या किया कि जैसे कि साम्राज्य विस्तार हुआ तो धीरे धीरे इसने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहला युद्ध, जिसका पहला युद्ध का यह पूछा जाता है, 1561 में हुआ इसका प्रथम युद्ध। और यह युद्ध जो हुआ, पहला आक्रमण, इसने मालवा के खिलाफ किया। बहुत पूछा जाता है
पहली बात तो ये याद रखना कि मुग़ल वंश में सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो है वो अकबर ही है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट राजा की बात करेंगे तो वो अकबर है बस, ठीक है। अकबर के बराबर कोई भी फेमस नहीं है उसमें, ठीक है। फिर आगे हम बाकी राजा भी फेमस हैं, लेकिन अकबर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मालवा के विरुद्ध पहला अभियान था, पूछा जाता है। मालवा का राजा उसमें बाज बहादुर था और उसकी पत्नी रूपवती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के ऊपर मतलब जो शासन था तो इनके ऊपर हमला किया था। माहम अनगा के प्रभाव के चलते उसके पुत्र अदम खां को मालवा अभियान में भेजा गया था, क्योंकि उस समय वो हरम दल के अधिकार में था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये युद्ध हुआ। बाद में जो बाज बहादुर था उसने अधीनता स्वीकार किया अकबर की, और अकबर ने उसे बाद में क्या किया, एक जमींदार बना दिया किसी जगह का, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो मालवा का युद्ध प्रथम था इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका जयपुर या आमेर। आमेर का राजा था उस समय भारमल या बिहारी मल जिसको कहते हैं। वो पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की, स्वेच्छा से, ठीक है। किसी भी राजपूतों ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये पहला राजा था। दूसरी बात, ये कछवाहा राजपूत था जिसके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था, तो 20 जनवरी सन 1562 ईस्वी को भारमल ने अकबर की सेवा में उपस्थित होकर स्वेच्छा से अकबर की जो है उसकी अधीनता स्वीकार की, आत्मसमर्पण किया और अपनी बेटी जोधा, इसका नाम था हरखा भाई। वैसे जोधा भाई इसका नाम नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, हरखा भाई ओरिजिनल नाम है। हम तो जोधा भाई, जोधा अकबर करके फेमस हो गए हैं। ओरिजिनल नाम हरखा भाई हुआ इसका। तो हरखा भाई, जोधा भाई जो है इसकी बेटे की शायद बहुत जो थी, हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो जोधा बाई यानी कि हरखा बाई से विवाह इसने किया, और उसके बाद इसके जो शादी करने से इसको काफ़ी राजपूतों का बहुत ज़्यादा साथ मिला और कई युद्ध और अपने साम्राज्य विस्तार करने में इसको बहुत ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है। तो किसी भी राजपूत राजकुमार से प्रथम विवाह था इसका, ठीक है। और हरखा बाई से ही जो सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। और जो मानसिंह था, ठीक है, जो जोधाबाई का भाई था, मानसिंह को भी उच्च पद नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े इसमें। फिर इसने 1564 ईस्वी में गोंडवाना विजय की। गोंडवाना दक्षिण भारत का एक राज्य था, गढ़कटंगा इसको कहते हैं गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना हम कहें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में स्थित था उस समय गोंडवाना, मध्य प्रदेश की साइड है गोंडवाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ की जो राजकुमारी थी, मतलब यहाँ की जो उस समय गोंडवाना की जो संरक्षित थी वो थी रानी दुर्गावती, ठीक है। दुर्गावती, ठीक है, संग्राम सिंह की विधवा थी, उसके संरक्षण में यह गोंडवाना चल रहा था। तो गोंडवाना में 1564 ईस्वी में क्या हुआ था कि काफ़ी जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में बहुत वीरतापूर्वक लड़ी दुर्गावती, लेकिन लास्ट में उसने छुरा भोग के आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो गोंडवाना विजय जो हुई थी वो आपका 64 में हुई थी, 1564 की, ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत युद्ध लड़े, हम जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये करीबन 2-3 दिन का है, पूरा का पूरा अकबर हम पढ़ें तो। हल्दी घाटी का युद्ध उदय सिंह जो था, ठीक है, उस समय अकबर से पराजित हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 3 मार्च 1952 को गोगुंडा कहते हैं एक जगह है वहाँ पे, राणा प्रताप, जो हम उसको महाराणा प्रताप कहते हैं, उनका राज्याभिषेक 72 में होता है। तो इस प्रकार से 72 में हुआ, और सन 1776 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप को हार हुई। और वह बाद में क्या रहा कि महाराणा प्रताप जो हैं वो बाद में अरावली की श्रेणियों में जाके रहने लगे, मतलब वहाँ जाके उन्होंने शरण ली, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो जो ये महाराणा प्रताप है, ठीक है, इसको इन्होंने हरा तो लिया, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी ये इस चीज़ को अपने, मतलब जो पूर्ण रूप से राजपूतों को अपने अधिकार में नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे 1576 के बाद 1573 में गुजरात विजय हुई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1573 में जो गुजरात हुई तो पहली बार इस विजय में अकबर ने कैम्बे से समुद्र में यात्रा की, यानी कि समुद्र को सबसे पहले गुजरात विजय के पर ही देखा। गुजरात विजय जब गुजरात पर उसने युद्ध किया था उसी समय सबसे पहले यह समुद्र मिला, और इसके समय में इसको पता लगा, क्योंकि इस समय तो क्या था कि दक्षिण समुद्र में क्या था, सॉरी ये नहीं, समुद्र में जो था उस समय गुजरात विजय के दौरान ही इसको पता लगा कि समुद्र में पूरा पुर्तगालियों का अधिकार था, तो पुर्तगालियों से ठीक है ये पहली बार मिला था। तो यहाँ पर हम देखें इस समय गुजरात पर उसने कई बार हमले किए, ठीक है। द्वितीय अभियान जो था इसका बहुत ही तेज अभियान था, इसको द्रुतगामी अभियान कहता है। गुजरात का अभियान था, इसको स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज यानी कि ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। बहुत तेजी से इसने अब आक्रमण किया, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात विजय के बाद ही अब्दुल रहीम को उसने खान खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। और इसके बाद इसको टोडरमल ने ही अपना पहला भूमि बंदोबस्त भी गुजरात में ही किया था, ठीक है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्रमशः हम बात करें तो कुछ विद्रोह के समय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका सन 1585 में यूसुफ जाइयों का विद्रोह। यूसुफ जाइयों का विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिमी साइड में हुआ था, अगर हम कहें तो अफगानिस्तान साइड में, काबुल अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो ये यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था इसको दबाने के लिए सबसे पहले बीरबल को भेजा गया था, और बीरबल इसी विद्रोह में मारा गया, ठीक है। तो कई बार पूछा था कि बीरबल की मृत्यु कैसे ही, तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल मारा गया था, और बाद में इन्होंने फिर मान सिंह या फिर अब्दुल रहीम को भेजा, और उसके बाद वहाँ पर उनके साथ जीत हो सकी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम कहें तो ये जो विद्रोह हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत का इसने पहला अभियान जो किया, ये तो उत्तर भारत जीते अभी तक। दक्षिण भारत का पहला अभियान जो अहमदनगर के विरुद्ध किया था, यहाँ की शासिका चांद बीबी थी, ठीक है। अहमदनगर का जिसके साथ युद्ध हुआ, जिसकी शासिका कौन थी, चांद बीबी थी उस समय। तो चांद बीबी के साथ क्या हुआ था कि इन्होंने एक संधि हो गई थी, ठीक है। बाद में चांद बीबी की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो चांद बीबी की हत्या कर दी गई। चांद बीबी जो था चांद बीबी जो थी उस समय तो वह अपने शिशु जो बहुत छोटा लड़का था उसकी संरक्षिका के रूप में थी, ठीक है। तो इस प्रकार से चांद बीबी और मुगलों का युद्ध भी हुआ, ठीक है। तो दक्षिण भारत का पहला अभियान क्या था, अहमदनगर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका अंतिम युद्ध जो था 1601 में असीरगढ़ के विरुद्ध हुआ। असीरगढ़ विजय हुई। उसके बाद जब असीरगढ़ से जीत के वापस आया तो असीरगढ़ से जीतने के बाद इसने बुलंद दरवाज़ा नामक वो एक दरवाज़ा बनाया था, इसको हम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया आपको। 1572-73 में गुजरात की विजय हुई। इसके बाद इसने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। फतेहपुर मतलब जीत का शहर। तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, ठीक है, उस शहर को इसने गुजरात विजय के बाद ही बसाया था। ये याद रखना, बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट है। और बुलंद दरवाज़ा इसने बनाया था असीरगढ़ विजय की उपलक्ष्य में। असीरगढ़ विजय के बाद इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। तो अकबर जो था उसके कुल प्रांतों की संख्या 15 थी, पूछा जा चुका समूहों में एक बार। तो टोटल कितनी थी, 15 प्रांत थे। 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम ने एक विद्रोह किया। शहजादा सलीम का विद्रोह एक्चुअल में क्यों हुआ था, क्योंकि शहजादा सलीम जो थे वह ये मानते थे कि वो अब राजा बनना चाहते हैं। तो वो राजा बनना चाहते थे, लेकिन राजा उस समय कौन था, अकबर था। तो काफ़ी समय तक जब राजा नहीं बन पाया तो इसको कुछ लोगों ने भड़का दिया। तो इसने क्या करा, आगरा से इलाहाबाद चला गया है। आगरा से जब इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद में रहा, वहीं व्यस्त रहा, वहीं ये सुरा सिंदूर के बीच में फंसा रहा, ठीक है। 1601 में इसने पुनः विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3-4 विद्रोह इसने करे थे शहजादा सलीम ने, यानी कि शाहजहां ने 3-4 विद्रोह किए, जिसमें से ये कामयाब नहीं हुआ। अकबर इन सभी विद्रोह को दबाने में कामयाब रहा, ठीक है। अब जब ये अकबर बहुत थक गया था, तो समझाते तो इसने दक्षिण भारत में उस समय अबुल फजल को अपनी सहायता के लिए बुलाया कि तुम मेरी तरफ से किसको समझाओ, सलीम को समझाओ। लेकिन सलीम ने क्या किया, एक आदेश दिया ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह को, और उसके कहने पर वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी सन 1602 ईस्वी में, जिससे वह बहुत ज़्यादा बौखला गया था और वह उसको दंडित करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की वजह से रुक गया। यानी कि जो सलीमा बेगम थी अकबर की माँ, उसने उसके कहने पर उसने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कई विद्रोह उसने किए, ठीक है। तो यहाँ पर अबुल फजल जो था, इसकी हत्या के बाद इसको बहुत बुरा लगा, ठीक है। रियल में मतलब बहुत इसको दुख पहुँचा था।
चलिए अब बात करते हैं इसके सामाजिक कार्यों के बारे में। तो बहुत शॉर्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है अकबर के बारे में, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके सामाजिक कार्य के बारे में हम बात करते हैं। सन 1562 ईस्वी में इसने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी। इसने कहा कि जितने युद्धबंदी पकड़े जाएंगे उसके दास और उनके विक्रय पर रोक लगा दी इसने। 1562 में ही इसको जोधाबाई से विवाह हुआ इसका। तो 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्ति की। जैसे जोधाबाई के साथ शादी हुई तो हिंदुओं के प्रति इसकी नीति उदार हो गई। पहले बहुत कट्टर था ये, लेकिन बाद में क्या हो गया, उदार किस्म का हो गया। तो 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाला टैक्स समाप्त कर दिया। 1564 में हिंदुओं पर जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त करने वाला शासक पहला जो है जैनुल आबदानी था, कश्मीर में, मैंने आपको पढ़ाया है। और यहाँ पर सिकंदर है, सॉरी अकबर है। अकबर ने सबसे पहले क्या किया था, हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त किया था मुगलों में, ठीक है। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसको एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की। अब ये इबादत खाना क्या है भाई, पूजा गृह, मतलब इबादत खाना मतलब पूजा करने का घर। तो 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की। तो 1575 में सुन्नी धर्म के बाह्य रूपों को वो मानता था। तो 1575 ईस्वी में उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से क्या किया, एक इबादत खाने की स्थापना की। अब इबादत खाने की इसने स्थापना की 1575 में। 1578 में इसने सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, पहले क्या पूजा मंदिर की स्थापना करेगा, मंदिर की स्थापना करेगा यानी पूजा गृह की स्थापना करेगा, सब लोग आके अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ इबादत खाना मंदिर है तो किसके लिए, सिर्फ अपने धर्म के लिए खोलेगा, यानी कि मुस्लिम धर्म के लिए खोलेगा। अब मुस्लिम धर्म के लिए खोलेगा तो 1578 में इसने क्या करा, सभी धर्म के लिए उसको खोल दिया, ठीक है। यानी कि अब इस इबादत खाने में कोई भी धर्म आकर इसमें भाग ले सकते थे और बहस में भाग ले सकते थे। बहस मतलब कि इस प्रकार से, जैसे कि जैन धर्म को उसने बुलाया अकबर ने। जैन धर्म के हरिविजय सूरी जो थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिविजय सूरी के साथ इसके बहुत ज़्यादा जैन धर्म जैनाचार्य के साथ काफ़ी इसने वार्तालाप की और उनको आमंत्रित करके उनसे खुश होकर इन्होंने जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को दी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पारसी धर्म से इसके मिले। अरब हिंदू धर्म में जो थे पुरुषोत्तम दास और देवी इससे संपर्क में आए, ठीक है। इसके अलावा सूफी मत से मिला। इसके अलावा अंग्रेजों से भी मिला था, ठीक है। तो ईसाई धर्म पारसी धर्म से भी मिला था। तो इस प्रकार से हम कहें कि यहाँ पर इसने सभी के लिए क्या खोल दिया, इबादत खाना खोल दिया, ठीक है। चलिए अब 1579 से 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का पत्र अगर हम कहें, यानी कि मजहर मतलब कि मजहर की घोषणा इसने करी, ठीक है। मजहर मतलब एक खुतबा या एक पत्र या एक हम बात करें किसी भी धर्म के प्रति, तो ये इसने एक धर्म के प्रति इसने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में खुद ही, मतलब इसने ये करा कि जामा मस्जिद के पुरोहित को पदच्युत कर दिया और 22 जून सन 1579 में स्वयं के मंच पर खड़ा हो गया, अपने नाम के खुतबे पढ़ने लगा, यानी कि मजहर की घोषणा कर दी इसने, ठीक है। एक मजहरनामा की घोषणा कर दी, एक पत्र जारी कराया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये मजहर की घोषणा करेगा तो अब ये क्या करेगा, सीधे सीधे दीन इलाही की शुरू करेगा 1582 ईस्वी में। दीन इलाही मतलब एक धर्म, एक नया धर्म 1582 में इसने शुरुआत की, इसको दीन इलाही कहते हैं, ठीक है। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित जो था वो था अबुल फजल। मैं आपको आगे बताऊँ, अबुल फजल इसका क्या था, पुरोहित था। हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने दीन इलाही को माना था और वो था आपका बीरबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही को मानने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो हिंदुओं में तो बीरबल था। मान सिंह और भारमल ने मना कर दिया था इसको अपनाने से, ठीक है। अब 82 आ गया। अब 83 में क्या करेगा, 83 में इसने इलाही सम्मत जारी किया। देखो एक सम्मत होता है ना, जैसे कि हम विक्रम सम्मत यूज करते हैं, शक सम्मत यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हिजरी सम्मत होता है एक, आपको पता है। तो ऐसे ही आपका क्या होता है कि इलाही सम्मत होता है। तो इसने नया सम्मत शुरू कर दिया, इलाही सम्मत, ठीक है। धर्म भी शुरू कर दिया, धर्म के बाद इसने एक नया सम्मत यानी कि इलाही सम्मत भी क्या कर दिया शुरू। दीन इलाही है तो इलाही सम्मत, तो इलाही सम्मत उसने जारी कर दिया सन 1583 में, ठीक है। इसने सामाजिक तौर पर कुछ कार्य अच्छे किए। एक तो विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया इसने कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए।
दूसरा, इसने बहुविवाह को समाप्त किया, बहुविवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक पत्नियां नहीं रखें कोई। सती प्रथा को समाप्त कर दिया इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सती प्रथा को समाप्त किया। 1505 ईस्वी में अकबर की अतिसार से मृत्यु हो गई, ठीक है, अकबर की अतिसार से मृत्यु हो गई और अकबर को सिकंदरा नामक स्थान पर दफनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदरा जो है आपका आगरा जाते वक्त पड़ता है, तो सिकंदरा नामक स्थान इनके आगरा में ही है, आगरा में ही आता है, तो वहाँ पर इसको दफनाया गया है, ठीक है। आज भी वहाँ पर आप देख सकते हो, इसके आगरा में बहुत बड़ी टॉम्ब है इसकी, ठीक है, मकबरा है, बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अकबर का ये एक पूरा कार्यकाल, ठीक है। बहुत डीप मैंने आपको जानबूझ के नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आपको मैंने बता चुका हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके नवरत्नों के बारे में। तो अकबर ऐसा था जिसके दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट योगदान रखते थे और अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल उनको थी। तो 9 रत्न यानी कि 9 ऐसे प्रमुख विद्वान अलग अलग जगह के और अलग अलग जो अब क्षेत्र में पारंगत थे, वो 9 इस केस में रहते थे। सबसे पहला नाम, जो सबसे पसंदीदा नाम इसका है, वह है बीरबल। तो अकबर बीरबल की कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो सबसे पसंदीदा जो नाम है वह है बीरबल। बीरबल 1528 में कालपी में इसका जन्म हुआ था, बीरबल का, और बचपन का नाम महेश दास था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महेश दास, बचपन का नाम इसका महेश दास था, बहुत बार आ चुका है पेपर में। अकबर ने इसे कविराज और राजा की उपाधि, राजा बीरबल कहता था इसको, राजा की उपाधि और कविराज की उपाधि किसको दी गई थी? बीरबल को। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, पहला व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। 1583 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी बीरबल को बना दिया गया, न्याय करने वाला, ठीक है। 1586 में यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अबुल फजल, जन्म 1550, ठीक, दीन इलाही का प्रमुख पुरोहित। अकबरनामा और आईन अकबरी नामक किताब इसने लिखी, अकबरनामा और आईन अकबरी नामक किताब इसने लिखी। 1602 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला सरदार ने सलीम के कहने पर इसको मार दिया, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचाया अकबर को। टोडरमल, बहुत इंपॉर्टेंट, जन्म 1500 ईस्वी में लाहौर यूपी में है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। प्रारंभ में शेरशाह सूरी के यहाँ इसने नौकरी की, शेरशाह सूरी के वहाँ भी इसने भूमि बंदोबस्त किए। 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया इसको, जो मैंने कहा 72 में इसने गुजरात को जीता, 72 में गुजरात को जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी बनाया, टोडरमल को वहाँ का दीवान नियुक्त किया। 1580 में आईन दहसाला नामक बंदोबस्त कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आईन दहसाला ये पूछा जा चुका है किसने कराया, ये बंदोबस्त टोडरमल ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी भूमि व्यवस्था में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 1589 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। टोडरमल भूमि बंदोबस्त अधिकारी भी था, इसके अलावा क्या कहते हैं सेनापति भी, सब कुछ था, युद्ध भी लड़ते थे लोग। अब तीसरा जो नाम आता है तानसेन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1506 ग्वालियर, वास्तविक नाम तो भैया रट लो इसका, रामतनु पांडे, बहुत ही पूछा गया, रामतनु पांडे, ठीक। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव के वहाँ था, ये रामचंद्र के दरबार में रहते थे, रीवा के राजा रामचंद्र के पास थे। जब बाद में रीवा जीत लिया गया तो फिर ये अकबर के दरबार में आ गए। तानसेन के गुरु हरिदास थे, कहते हैं कि हरिदास जो थे उस समय वृंदावन में रहते थे, बहुत ही सुंदर गाते थे, ठीक है। तो एक बार अकबर की इच्छा हुई कि तानसेन के गुरु से हम कुछ सुने, तो तानसेन के गुरु ने मना कर दिया। हरिदास ने कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर के आगे यानी कि भगवान के आगे झुकते हैं, बाकी किसी के आगे वो नहीं झुकते हैं। तो अकबर खुद उनकी कुटिया में गया सुनने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कहानी मिलती, तो हरदास की कुटिया में खुद अकबर गया था उनके भजन या उनके गीत सुनने के लिए। तो तानसेन को एक उपाधि दी गई है, इसका नाम है कंठाभरण वाणी विलास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को अकबर द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी अल्हड़, ये कन्हड़ा, दरबारी कन्हड़ा, ये सब प्रमुख रचनाएं जो हैं यह सब के सब तानसेन की हैं। तो मियाँ की टोड़ी और मियाँ का मल्हार पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो मियाँ 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 जो आएगा ये तानसेन के द्वारा बनाए गए गीत हैं, उसके कुछ प्रमुख गीत हैं। अब बात करते हैं मान सिंह के बारे में। मान सिंह जोधाबाई का भाई था, ठीक है, और यहाँ पर अकबर का विश्वास पात्र था। मान सिंह पहला ऐसा मुगल अधिकारी था जिसे काबुल की सूबेदारी मिली, ठीक है। काबुल की सूबेदारी प्राप्त करने वाला पहला जो अधिकारी था वो कौन था?
मानसिंह। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई मुग़ल अधिकारी था, एक्चुअल में काबुल एक बहुत ही ऐसा होता है ना परगना होता है, जैसे कि कोई आज हम जैसे हम जॉब करते हैं तो क्या रहता है कि सुगम और दुर्गम वाला चक्कर होता है ना, तो ऐसे ही हम बात तो काबुल जो थी उस समय एक ऐसा परगना था जिसको मुग़ल लोग अपने सगे संबंधियों को ही देते थे। कहें तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खास लोगों को या फिर राजा उसको अपने पास ही रखता था। तो मान सिंह ऐसा पहला मुगल अधिकारी था जिसको काबुल की सूबेदारी दी गई थी। सूबेदारी किसी और को दी नहीं जाती थी वैसे नॉर्मली। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो बाबर बैरम खां का पुत्र था ये अब्दुल रहीम खानी खाना, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या था, बैरम खां का पुत्र था। जन्म 1556 में दिल्ली में हुआ इसका, ठीक। गुजरात प्रदेश जीतने के बाद अकबर ने इसको खान खाना की उपाधि दी, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना को बहुत ही भाषाओं ज्ञान था, अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, ये सब भाषाएं जानते थे, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खान खाना वही रहीम हैं जिन्होंने रहीम के दोहे यानी कि श्री कृष्ण पर दोहे लिखे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए वाला। तो ये जितने भी हैं वही अब्दुल रहीम हैं, ठीक है, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। भले ही ये हम कहते हैं कि ये मुस्लिम थे इन्होंने, फिर भी लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हैं। तो वही अब्दुल रहीम खाने खाना है। तो बैरम खां के पुत्र थे ये, ठीक है। तो अकबर ने इनको अपना नाम दिया। अकबर ने इनकी माता के साथ जो विवाह किया था बैरम खां के मरने के बाद, तो अब ये दरबार में इनको उच्च पद दिया गया और अपने पिताजी उसके पिताजी की जो उपाधि थी खाने खाना वो भी अकबर द्वारा इनको गुजरात विजय के बाद प्रदान की गई। अब आते हैं फैजी के बारे में। फैजी जो था अकबर का राजकवि था और अबुल फजल का बड़ा भाई था। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर बीरबल पढ़ाया, बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई, ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका तानसेन। तानसेन जो था एक गायक कलाकार था और बहुत अच्छा गाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्या होगा कि फैजी जो है वो राज दरबारी कवि था, तानसेन नहीं है, वो गाना गा रहा है लेकिन वो दरबारी कवि नहीं है। बीरबल को कविराज कहा गया लेकिन वो दरबारी कवि नहीं है। तो याद रखना दरबारी कवि में कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि तानसेन होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन जो अकबर का दरबारी कवि था वो फैजी था। इसको ऐसा समझ सकते हो क्योंकि अकबर मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और मुस्लिम धर्म को ज़्यादा जानते थे और इसलिए उन्होंने अपना राजकवि भी एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को बनाया। तो इसलिए ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राजकवि कौन था, फैजी था, जो अबुल फजल का बड़ा भाई था, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा एक नाम आता है इसमें। तो मुल्ला दो प्याजा अरब का निवासी था और हुमायूं के समय में भारत आया था अपनी आजीविका के लिए। तो इसको खाने में दो प्याज ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, ज़्यादा प्याज खाता होगा इसलिए उसको मुल्ला दो प्याजा कह दिया, ठीक। अरब का निवासी था, ठीक है। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम अकबर का रसोई घर का प्रधान था। हकीम हुकाम जो था वो रसोई घर का प्रधान था, ठीक है। तो यह थे अकबर के नवरत्न, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बीरबल, अबुल फजल, आपको तीन चीज़ें तो ऐसे रटनी चाहिए, बीरबल, टोडरमल और तानसेन। ये तीन तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा हर पेपर में टकरा जाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में आपको टकराते ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये नवरत्न थे, ये आपको मैंने बताया। और यहाँ पर हमने बात करी अकबर के धार्मिक और सामाजिक धर्म और समाज के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।